आज के इस सेशन में हम फिजिक्स के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। भौतिकी का एक बड़ी ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आवाज, साउंड। इसके बारे में आज हम जानेंगे। आवाज, साउंड, हम इसके बारे में आज चर्चा करेंगे कि एक्चुअली साउंड होता क्या है, आवाज होता क्या है, यह उत्पन्न कैसे होता है, यह आगे कैसे बढ़ता है, किन किन माध्यमों में आवाज आगे बढ़ सकता है, किन माध्यमों में आवाज आगे नहीं बढ़ सकता, कब आवाज हमको तेज सुनाई देता है, कब आवाज हमें धीमी सुनाई देता है, हम आवाज को सुनते कैसे हैं, हम जब आवाज निकालते हैं तो पुरुषों की आवाज मोटी और औरतों की आवाज पतली क्यों होती है। इन्हीं सब चीजों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आवाज की। जो मैं बोल रहा हूं और तुम सुन रहे हो, यानी ये मेरे मुख से जो निकला हुआ है वही आवाज है। वो क्या है? आवाज है। अब इसके लिए होता क्या है? आवाज निकालने के लिए करना क्या पड़ रहा है? अगर तुम ध्यान से देखो तो ऐसा प्रतीत होगा, प्रतीत नहीं बल्कि वास्तविकता है कि मैं क्या कर रहा हूं, अपने मुंह में कंपन कर रहा हूं, और जब कंपन कर रहा हूं तो आवाज निकल रही है। यानी कंपन करने का मतलब यह हुआ कि मैं कार्य कर रहा हूं, और कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा। इसका मतलब ये जो आवाज है वह एक प्रकार की ऊर्जा है। जो आवाज है वह एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। और ये आवाज उत्पन्न कैसे हो रही है? तो जब हमारे मुंह में कंपन उत्पन्न हो रहा है, जब मैं कार्य कर रहा हूं मेरे मुंह में कंपन उत्पन्न हो रहा है, तो फिर हमारी आवाज उत्पन्न हो रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आवाज क्या है भाई। तो आवाज एक प्रकार की ऊर्जा है। साउंड इज अ एनर्जी। फिर ये बात करते हैं कि यह उत्पन्न कैसे होती है। तो यह वस्तुओं के कंपन के कारण, यह किसी वस्तु के कंपन के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है। जैसे अभी मान लो ये है, ये मार्कर है, और इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, इस पे प्रहार कर रहे हैं। आवाज निकल रही है। इसलिए आवाज निकल रही है कि जब इसमें मैं प्रहार कर रहा हूं तो इसके जो कण हैं वह कंपन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंपन। और कंपन करते हुए अपनी मध्यमान स्थिति के इधर उधर वो कंपन कर रहे हैं, और ये कंपन करते हुए ये ध्वनि को उत्पन्न करते हैं। जब एक कंपन कर रहे हैं तो एक प्रकार की आवाज निकल रही है जिसे हम ध्वनि कर रहे हैं या आवाज कह रहे हैं। बात समझ में आई? तो ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है, आवाज उत्पन्न कैसे होती है? कंपन के कारण। किसके कारण? और आवाज क्या होती है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो किसके कारण उत्पन्न होती है? कंपन के कारण, वस्तुओं के कंपन के कारण उत्पन्न होती है। एक मिनट देख लो, फिर मैं पूछ रहा हूं, बताओ सब जल्दी। बस दो दो लाइन का डेफिनेशन दो दो बताना पड़ेगा तुम्हें। तो मैंने बताया कि साउंड यानी ध्वनि क्या होती है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है। आवाज या साउंड एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो किसके कारण उत्पन्न होती है? वस्तुओं के कंपन के कारण। अब कंपन क्या होता है, इसके लिए हम जानते हैं दोलन गति। दोलन गति, दोलन गति के बारे में तुम लोग पढ़कर आए हो कि जब कोई पदार्थ या जब कोई कण अपने मध्यमान स्थिति के इधर उधर, ये अपनी मध्यमान स्थिति के इधर उधर अपनी गति को दोहराता है, तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? दोलन। यानी जब कोई कण अपनी मध्यमान स्थिति के थोड़ा सा उधर और थोड़ा सा इधर अपनी गति को बार बार दोहराता है तो उसे हम दोलन गति कहते हैं। और अब उसकी माध्य स्थिति का कि एक और उसका जो अधिकतम विस्थापन होता है
या उसका आयाम कहलाता है। क्या कहलाता है? आयाम, एम्पलीट्यूड। मान लो ये कण है और जैसे घड़ी की पेंडुलम की गति है या झूले की गति है, वो अपने मध्यमान स्थिति के इधर उधर गति कर रहा है ना, तो अपने ये इसकी रेस्टिंग पोजीशन है, मध्यमान स्थिति है, और वह एक तरफ जितनी अधिक दूरी तय किया मध्यम दोलन गति करते वक्त, एक तरफ की उसकी अधिकतम जो दूरी होती है वही उसका क्या कहलाती है? आयाम कहलाती है। क्या कहलाती है? आयाम कहलाती है। और यदि आयाम बहुत छोटा हो जाए, आयाम क्या हो जाए? बहुत छोटा, बहुत सूक्ष्म हो जाए, तो यानी जो कण है वो अपने ही जगह पर बस हल्का सा इधर मूवमेंट करेगा, तो उसको हम कांपनिक गति कहते हैं। कौन सी गति कहते हैं? कांपनिक। यानी वो केवल कंपन करता है। केवल क्या करता है? कंपन करता है। और वही कांपनिक गति से साउंड उत्पन्न होता है। वही काल्पनिक गति से क्या होता है? साउंड गति। यानी उसमें बहुत ज्यादा क्या होता है? वाइब्रेशन नहीं होता, बहुत ज्यादा वाइब्रेशन नहीं होता। जैसे तुम लोगों ने गिटार को बजाते हुए देखा है लोगों को, फिल्मों में तो आप लोगों ने देखा होगा। तो गिटार में क्या होता है? उसके जो तार होते हैं ऐसे, उसको हल्का सा ऐसे मतलब वाइब्रेट कराया जाता है, और उसी से जो साउंड निकलता है उसको कंट्रोल करके उसको अलग अलग ध्वनि के रूप में निकाल दिया जाता है। यानी उसका आयाम बहुत क्या होता है? छोटा। अब ऐसा तो है नहीं कि सितार का जो उसका गिटार का तार है उसका आयाम बहुत ज्यादा इतना दूर दूर खींच खींच कर छोड़ा जाता है, ऐसा तो है नहीं। उसको एकदम बहुत मामूली सा कंपन कराया जाता है, और कंपन कराने के बाद उससे जो ध्वनि प्रोड्यूस होती है, उत्पन्न होती है, उसी को कंट्रोल करके हम एक अलग प्रकार की साउंड निकालते हैं, चाहे जैसे म्यूजिक या धुन कहते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि दोलन गति से नहीं बल्कि काल्पनिक गति से। और काल्पनिक गति क्या होती है? यदि किसी दोलन गति कर रहे पिंड का आयाम बहुत छोटा हो जाए तो उसकी इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं? काल्पनिक गति कहते हैं। कौन सी गति कहते हैं? और इसी काल्पनिक गति के कारण जो हमारा आवाज होता है, साउंड होता है, वो प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है। बात समझ में आई? एक बार देख लो फिर देखते हैं आगे। हो गया? अब जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं, जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं जिनसे हम जिसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, जैसे ढोलक हो गया, तबला हो गया, वो सब इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं, इसी सिद्धांत पे कार्य करते हैं। तुम लोगों ने देखा होगा कि एक्चुअली खासतौर पे ढोलक ले लें चाहे तबला ले लें, तो उसमें क्या होता है कि ऊपर का जो चमड़ा होता है थोड़ा सा लूज होता है। जब उसको बजाना होता है तो हम क्या करते हैं? उसको टाइट करते हैं। चेयर क्या होगा, तुम लोगों ने ऐसे चढ़ाकर रस्सी से टाइट करते हैं, या फिर किसी में नट बोल्ट का भी सिस्टम होता है, तो उसको जब टाइट करते हैं तो जब पूरा टाइट हो जाता है, अगर वो ज्यादा ढीला रहेगा तो हम उस पर मारेंगे, ऐसे ऐसे मारेंगे तो उसका आयाम बहुत ज्यादा होगा, तो उससे साउंड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होगा बढ़िया। और जब हम उसको एकदम टाइट कर देते हैं तब उसमें मारते हैं तो टन टन की आवाज आती है। तुम लोगों ने देखा होगा, तो टन टन की आवाज आती है, मतलब उसमें केवल कंपन होता है। केवल क्या होता है? कंपन। और उसी से बेहतर म्यूजिक निकाला जाता है, एक बेहतर से बेहतर संगीत निकाला जाता है। तो उसको इस लेवल का बनाया जाता है, इस कैटेगरी का बनाया जाता है कि उसमें कंपन बहुत कम हो, लगभग मतलब बहुत सूक्ष्म कंपन हो, यानी वो काल्पनिक गति करे, ना कि दोलन गति करे। दोलन गति करेगा तो उसका आयाम बहुत ज्यादा हो जाएगा, और काल्पनिक गति करेगा तो उसका आयाम कम होगा, सूक्ष्म होगा, बहुत छोटा होगा। और जितना आयाम छोटा होगा उससे उतनी ही सुरीली आवाज निकलेगी। जैसे तबला होता है, उसमें दो होता है, तुम लोगों ने अगर देखा होगा तो। ये कैसे होता है? ये कैसे होता है? इसके साथ दो होता है। तबला देखा है तुम लोगों ने? तो ऐसे होता है। अब इसके ऊपर जब प्रहार किया जाता है तो ये थोड़ा सा गहराई से आवाज निकालता है, इसमें दमक ज्यादा होता है, इसमें से बम बम की आवाज आती है। अगर तुम लोग कभी देखना, उसमें जो बजाते हैं सब, अगर कहीं कोई प्रोग्राम वगैरह हो रहा है ना, जाकर एक बार बजा कर देख लेना,
या थोड़ा सा हटिएगा सर जी पढ़ाए हैं, थोड़ा बजा बजा कर देखना है कि कैसे आवाज आ रही है। और इसकी जो आवाज आती है ना, वो बहुत मधुर आवाज आती है, पतली आवाज आती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो होता है कंपन ज्यादा होता है, और इसमें कंपन क्या होता है, कम होता है। तो जिसमें कंपन ज्यादा होगा वो थोड़ा सा ज्यादा गहराई से यानी उसकी दमदार आवाज निकलेगी, और जिसमें कम होगा वो उसमें से बहुत ही पतली आवाज निकलेगी। यानी ये मेल होता है और ये फीमेल होता है। इसका मेल का जो एम्पलीट्यूड होता है, आयाम होता है, वो ज्यादा होता है। फीमेल का जो एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होता है, कम होता है। बात समझ में आई? अगला टॉपिक देखते हैं। अगली टॉपिक की बात करते हैं, जल तरंग। जल तरंग क्या है? तो इसमें से भी साउंड निकालने के लिए तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे गाने हैं जिसमें अलग अलग तरीके का इंस्ट्रूमेंट बनाकर उसका साउंड दिया जाता है, और वो बड़ी बेहतर, बड़ी सुंदर लगता है उसका, लेकिन हम पता नहीं कर पाते हैं ये किस यंत्र की आवाज है। तो क्या करो तुम लोग, कोई कांच का चाहे स्टील का गिलास, जो भी संभव हो, 5-6 ठो गिलास ले लो। किसी में बहुत ज्यादा पानी भर दो, किसी में उससे कम, किसी में उससे कम, किसी में उससे कम, और एक खाली छोड़ दो। और उसके बाद उन सारे गिलासों पर अगर ऐसे बजाओ तो देखना कि बल्कि अलग अलग, चूंकि एक ही गिलास है लेकिन केवल पानी की मात्रा उसमें कहीं किसी में ज्यादा है और किसी में क्या है, कम है, तो उसमें से जो ध्वनि तरंगे उत्पन्न होंगी वह बहुत ही अलग अलग तरीके की उत्पन्न होंगी। जिसमें पानी भरा हुआ है उसमें जल तरंग अलग उत्पन्न होगा, यानी उसमें जो ध्वनि उत्पन्न होगी अलग होगी। जो एकदम खाली है उसमें एकदम अलग होगी, जो आधा भरा है उसमें अलग होगी, जो थोड़ा सा कम भरा है उसमें अलग होगी। यानी सब पे अगर तुम उस पे किसी डंडे से चाहे किसी से प्रहार करो तो उसमें अलग अलग प्रकार की ध्वनियां प्रोड्यूस होती हैं, अलग अलग प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। यानी ये ध्वनि भी तरंगों के रूप में आगे बढ़ती है, जिसे हम जल तरंग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, जल तरंग। किसी मूवी में उसको दिया गया था, ओ क्या बोलते हैं, उसका एक गाना था, बड़ी फेमस गाना था, उसमें उसका उपयोग किया गया था। और एक और होता है जिससे बहुत अच्छा ध्वनि उत्पन्न होती है, वो घड़ा होता है। एक बार यहाँ वो लगा था, क्या बोलते हैं, एक गायत्री परिवार का सत्संग का एक मंच लगा हुआ था यहाँ इसी विद्यालय में अपने। तो यहाँ क्या था ना कि एक ऐसे जो गाना गाने वाले थे उनके पास सारे इंस्ट्रूमेंट थे। एक व्यक्ति उसी में बैठकर घड़ा बजा रहा था, घड़ा लिया हुआ था, उस पर माइक लगा हुआ था। उससे इतनी सुंदर वो आवाज बजाकर निकाल रहा था, बहुत ही सुंदर। और एक मूवी में भी उसका उपयोग किया गया है, अमरीशपुरी, शाम है धुआं धुआं, गाना है ना, उसमें बजाता है वो। कौन सा मूवी है, दिल जले, उसमें वो बजाया है वो। तो उसका भी एक अलग प्रकार का जो घड़ा होता है ना, उसमें भी अलग प्रकार की एक ध्वनि उत्पन्न होती है। तो यहां हम लोगों ने देखा था, बड़ी बेहतरीन व्यक्ति बजा रहा था, जो उसमें गायत्री परिवार वाले मंच पे बैठे हुए थे वो, और गानों के साथ वो धुन बजा रहे थे। मतलब एक अलग लेवल का उसमें से फ्रीक्वेंसी निकल रही थी। तो ऐसे बहुत सारे चीजों का उपयोग वहां म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में भी हम करते हैं। फिल्मों में भी बहुत सारे ऐसे, संगीत में भी बहुत सारे ऐसे यंत्रों का प्रयोग किया गया है, और सब यही से फिजिक्स से इन सारी चीजों को लिया गया है। हम गिटार बजाते हैं उसमें फिजिक्स होता है, भौतिक होता है, कंपन होता है। तबला बजाते हैं उसमें भी वही है, ढोलक बजाते हैं उसमें भी वही है, बेंजो बजाते हैं उसमें भी वही है, आर्गन बजाते हैं। यानी बिना फिजिक्स का ये संभव नहीं है। तो इसमें सबका किसका प्रयोग किया गया है, फिजिक्स का, भौतिकी का। अगला टॉपिक देखते हैं, एक बार देख लो फिर आगे बढ़ रहा है। अब आगे देखते हैं मनुष्य द्वारा कैसे ध्वनि उत्पन्न होती है। मनुष्य द्वारा ध्वनि का उत्पन्न होना, मनुष्य के द्वारा ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। तो हमारा जो ध्वनि वाला सिस्टम है
वो सिर्फ यहीं से, ये हमारा जो गला है ना, इतना, बस यहीं से हमारी ध्वनि निकलती है, सिर्फ इतना। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, इसकी बनावट हम थोड़ा सा देख लें। ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, और इसी को, हाँ, वॉइस बॉक्स, ये वाला जो होता है ना, इसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, बोलने का तार। और जब हम इसी में कंपन कराते हैं, ये देख रहे हो ना, इसी के अंदर कंपन कराते हैं, तो क्या होता है कि हम पहले जो बोलना होता है सोचते हैं, तो मस्तिष्क उसको संकेत देता है और कि तुमको कितने फ्रीक्वेंसी पे कंपन करना है। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग आवाज आती है, तो क्या होता है कि वो मस्तिष्क जो होता है उसको संकेत देता है, वह अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, ये कंपन करता है, और उसी कंपन के वजह से हम जो चाहते हैं वो आवाज निकलकर बाहर आती है। अब ये नहीं कि मस्तिष्क कुछ और संकेत दिया और ये कंपन कुछ और कहा, हम बोलना चाहते थे कुछ और, बोल दिए कुछ और। बहुत लोगों के साथ होता है, बाकी जब पता चला कि पिटा उठा कर चल दिया वहां से। तो जो मतलब ये मस्तिष्क को संकेत देता है वही वो बोलता है, अपने मन से कुछ नहीं। और बोलना क्या, वो सिर्फ कंपन करता है, वो कंपन करता है, इसके अंदर बोलने का तार होता है, और वो तार करता क्या है, उसको वॉइस के रूप में रिड्यूस कर देता है। तो हमारी अंदर जो मुंह होता है ना, इसको तुम आउटपुट कह सकते हो। क्या कह सकते हो? आउटपुट। जैसे तुमसे मैं अभी पूछूं कि हम बताओ इसको क्या कहते हैं, तो तुम सबसे पहले क्या करोगे, मेरी आवाज आएगी, तुम्हारे कानों से टकराएगी, कान तुम्हारी बातों को सुनेगा, सुनकर तुम्हारे मस्तिष्क को भेजेगा, मस्तिष्क उसके ऊपर विचार करेगा कि भाई इसका उत्तर क्या देना है। और जब उसको उत्तर पता चल जाएगा तो क्या करेगा कि वो गले में जो तुम्हारा वो है वॉइस बॉक्स है, उसको आदेश देगा कि इतने कंपन पे तुम वो करो, प्रोड्यूस करो ध्वनि को। वह उस कंपन पे प्रोड्यूस करेगा, और जो तुम बोलोगे मैं तुम्हारा उत्तर सुन लूंगा। इतनी प्रोसेस होती है। अब उसके बाद अगर मैंने तुमसे प्रश्न पूछा और तुमको प्रश्न का जवाब ही नहीं मालूम है, तुम खड़ा हो गए, मैंने पूछा कि बताओ इसका क्या उत्तर होगा, तुमको जवाब ही नहीं मालूम है। तो जवाब नहीं मालूम है, मस्तिष्क सोच नहीं पा रहा है, मस्तिष्क के पास उसका उत्तर नहीं है, तो क्या करेगा, वो इसको कमांड नहीं देगा, और कमांड नहीं देगा तो तुम चुप रहोगे। तुम क्या करोगे? चुप रहोगे। अगर यह होगा कि मस्तिष्क में आया कि चलो कुछ गलत उलट बोल देते हैं, तो कहेगा कि हाँ चलो यही बोलो। तो इसका अपना कोई रोल नहीं है, सारा रोल किसका है? मस्तिष्क का। वो चीजों को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करके वो तुम उसको कमांड देता है, आदेश देता है, और आदेश देने पे वह उतने फ्रीक्वेंसी से वो चीजों को बाहर निकालता है, आवाज को बाहर निकालता है। नहीं तो मैं पूछूं तुमको अगर नहीं आता तो मस्तिष्क का कमांड नहीं देगा, तो गला ऐसा नहीं है कि जो वॉइस बॉक्स है वो कहेगा कि ठीक है आप नहीं देना तो मैं ही उसका उत्तर दे देना हूं। उसका अपना खुद का कोई उत्तर ही नहीं है। जब तक उसको कमांड नहीं मिलेगा वो फिर आगे नहीं बढ़ेगा। कभी देखे हो तुम लोगों ने जो पागल वगैरह टाइप के व्यक्ति होते हैं, वो कुछ ना कुछ फालतू इधर उधर बोलते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहेंगे, गाना गाते रहेंगे, किसी को गाली देते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे। तो क्या होता है, ऐसा नहीं है कि उनका ये जो वॉइस बॉक्स है वो खत्म हो गया है, वो तो ठीक है। जो मस्तिष्क है वो गलत गलत संदेश भेज रहा है, वो गलत गाना गाओ, गाना गाता है, गाली दो, गाली देता है। और जो लोग दारू पीते हैं तो क्या होता है, वो मस्तिष्क की चेतना को, सोचने की समझना को थोड़ा जो सोचने की क्षमता होती है उसको कम कर देता है, और कम करने के बाद जो ज्यादा पी लेते हैं और कम, नतीजा गाली देते हुए रास्ते में जाते हैं। तो इसका अपना खुद का नहीं, वो नहीं है, मस्तिष्क का है। तो हमारा जो कान है उस चीजों को सुनता है, तो कान हमारा इनपुट हो गया, कान क्या हो गया? इनपुट हो गया। लेकिन हमारा मुंह क्या हो गया? आउटपुट हो गया। मुंह क्या हो गया? आउटपुट, यानी चीजों को बाहर निकालता है। जबकि हमारा कान जो होता है वह क्या हो जाता है? इनपुट होता है। कान इनपुट होता है। आंखें, तुम चीजों को देखते हो तब जाकर बताते हो, आंख भी इनपुट हो गई। जो चीजें एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करके अंदर डालता है वो इनपुट, ठीक है। और जो हमारी चीजों को बाहर निकालता है उसको हम क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं।
समझ में आया? तो मनुष्य द्वारा ध्वनि का उत्पन्न होना, तो मनुष्य कैसे ध्वनि उत्पन्न करता है पता चला ना? वो वॉइस बॉक्स, बोलने की तार उसके गले के अंदर होती है, और उसी तार में जो कंपन होता है उसके कारण मनुष्य बोल पाता है। अब इसकी बात करें तो अगर ये मेल की बात करें, पुरुष, तो पुरुष में यह 20 mm का होता है, लगभग 20 मिलीमीटर यानी 2 सेंटीमीटर का होता है। पुरुषों में इसकी जो लंबाई होती है, इसकी लेंथ होती है, कितना होती है? 20 mm, 20 मिलीमीटर। और जो महिलाओं में, जो महिला की बात करें, इससे 5 मिलीमीटर कम होता है, अर्थात कितना? 15 mm तक होता है, यानी 1.5 सेंटीमीटर तक, 15 mm तक होता है। पुरुषों में ये ज्यादा होता है और महिलाओं में कम होता है। यही कारण है कि महिलाओं की आवाज थोड़ी सी पतली हो जाती है और पुरुषों की आवाज मोटी होती है। कभी कभी ये भी देखे हो कि पुरुषों में भी ये थोड़ा सा ये वोकल लेंथ कम हो जाता है, वोकल लेंथ कम हो जाता है, जिसके वजह से वो महिलाओं जैसे बोलने लगता है। पुरुष, बहुत सारे पुरुषों की आवाज कैसे हो जाती है? महिलाओं जैसे। और बहुत सारे महिलाओं में भी कभी कभी ये होता है, एक दो महिला ऐसे भी होते हैं वो पुरुषों जैसे बोलती है। हाँ, जैसे तो जिन पुरुषों में ये वोकल लेंथ थोड़ा सा पतला हो जाता है वो महिलाओं जैसे बोलने लगता है, और जिनका वोकल लेंथ, जिन महिलाओं का थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है वो पुरुषों जैसे बोलने लगती है। तो उसमें मेन चीजें यही होती है। तो पुरुष में जो वोकल लेंथ होता है, अर्थात उसके बोलने की तार की लंबाई, वो कितने की होती है? 20 mm। कितने mm की? सेंटीमीटर में कितना? 2 सेंटीमीटर। और वही अगर बात करें महिला की, तो कितना सेंटीमीटर की होती है? 15 सेंटीमीटर। हाँ, 1.5 सेंटीमीटर। कितना मिलीमीटर? 15 मिलीमीटर। बोलो, समझ में आया? एक बार देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ध्वनि यात्रा कैसे करती है। ध्वनि यात्रा कैसे करती है? तो ध्वनि जो होती है वह तरंगों के रूप में यात्रा करती है। किस रूप में? तरंगों के रूप में यात्रा करती है, जिन्हें हम ध्वनि तरंग कहते हैं। कौन सा तरंग कहते हैं? ध्वनि तरंग। अब थोड़ा सा सोचना कि जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं, यानी मेरे वोकल के अंदर कंपन हो रहा है, और कंपन हो रहा है तो उससे आवाज निकल रही है, यानी ऊर्जा निकल रही है, और ऊर्जा निकलकर आगे बढ़ते 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 तुम्हारे पास पहुंच रहा है, यानी वो तरंगों के रूप में आगे बढ़ रही है तो एक ऊर्जा, लेकिन किस रूप में आगे बढ़ रही है? तो अब एक चीज थोड़ा सा दिमाग में सोचो कि जब ये आगे बढ़ रही है तो इसका मतलब कोई ना कोई तो है ना जो इसको ले जाने का काम कर रहा है। कोई ना कोई है जो इसको आगे तक ले जाने का काम कर रहा है। अगर वो नहीं होता तो फिर वो तुम्हारे तक नहीं पहुंच पाता। तो आवाज यानी साउंड या ध्वनि, तो जो चीजें मैं बोल रहा हूं वह ऊर्जा के रूप में तो बाहर निकल रही है, लेकिन जो ध्वनि है वो किस रूप में आगे बढ़ती है? तरंगों के रूप में। वो जो हमारी एनर्जी होती है वो मिक्सअप हो जाती है वेव में, तरंगों में, और वो तरंग आगे बढ़ रहा है। तो किस प्रकार बढ़ रहा है? तो कोई ना कोई तो है जो तरंगों को आगे लेकर बढ़ रहा है, तो उसको हम माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्यम। यानी इसका मतलब यह हुआ कि ध्वनि को आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, माध्यम की आवश्यकता होगी। अगर माध्यम नहीं रहेगा तो ध्वनि आगे नहीं बढ़ सकती है। तो ध्वनि को आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब कैसे माध्यम? जिसमें कण हो, जिसमें क्या हो? कण हो। जैसे ऊपर डेफिनेशन के अनुसार हमने बताया था
कि जब कोई वस्तु कंपन करती है तभी जाकर ध्वनि आगे मतलब उसमें से प्रोड्यूस होती है। तो हमारे मुंह से जो निकला, हमारे मुंह ने तो कंपन करके उन चीजों को बाहर निकाल दिया आवाज के रूप में, तो जो आगे माध्यम है उनके कण ऐसे होना चाहिए जो कंपन करे। तो क्या करेगा, वो जो ध्वनि जाएगी उससे टकराएगी, वो कंपन करेगा, और कंपन करने के बाद वही ध्वनि, क्योंकि उसी फ्रीक्वेंसी में उसी आवृत्ति में वो कंपन करेगा, और जब कंपन करेगा तो वो अपने अगले वाले कण को दे देगा, फिर वो कंपन करते हुए अगले कण को पहुंचा देगा, फिर वो कंपन करते हुए अगले कण को, यानी इस प्रकार जो होता है वो साउंड आगे बढ़ता है, यानी कंपन करते हुए आगे बढ़ता है। अगले लेक्चर में हम बताएंगे कि अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है, तो उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना समझो कि ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? किस प्रकार की माध्यम की? जिसके कण कंपन कर सकते हो, जिसके कण कंपन कर सकते हो। जब कंपन करेंगे तभी वो ध्वनि को क्या करेगा, आगे तक पहुंचाएगा, और धीरे धीरे तुम्हारे पास तक पहुंच जाएगी। तो कंपन कौन करता है? सबसे ज्यादा कंपन होता है तो ठोसों में होता है, जिसके मालिक्यूल सबसे पास हो, जिसकी संरचना जो हो थोड़ा सा जटिल हो, जिनके अणु ज्यादा पास पास हो। तो सबसे ज्यादा अणु किसके पास होते हैं? ठोसों में। उससे कम द्रव में, सबसे कम गैसों में। तो ठोसों के अंदर जो होता है ना, वो साउंड ज्यादा दूर तक जाता है। अगर मैं यहां ये इस बेंच पे अगर ऐसे मारूं और वहां तुम जाकर सुनो, या थोड़ा सा लंबा हो वहां तक कान लगाकर सुनो तो सुनाई देगा। रेल की पटरियों पर तुम लोगों ने देखा होगा कि काम होता है बहुत दूर, और वहां जब हथौड़े से प्रहार करते हैं तो तुम किसी स्टेशन पर बैठे रहो तो वहां सुनाई देता है। तुम्हारे यहां से रेलवे स्टेशन बहुत दूर है, 4-5 किलोमीटर है, और सुबह अगर देखो तो ट्रेन की ध्वनि सुनाई देती है तुम्हें। गर्मी में थोड़ा सा कम सुनाई देती है, लेकिन जब ठंडा आता है तो ज्यादा तेज सुनाई देता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भाप बन जाते हैं। उसके अंदर क्या बन जाते हैं? भाप, और उस समय वो ठोस का काम करने लगते हैं इसमें माध्यम में। पटरियों पर ट्रेन आ रही है और दूर रहती है, तभी तुमको स्टेशन पर बैठकर पटरियों की खटखट खट की आवाज सुनाई देने लगती है। तुम लोगों ने केयर किया होगा। तो ठोसों के अंदर जो ठोस होते हैं उसमें सबसे ज्यादा ध्वनि सुगमता से गमन करती है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कंपटीशन वगैरह में कि ध्वनि सबसे ज्यादा किस में आगे बढ़ती है? ठोस में। सबसे ज्यादा किस में? उससे कम द्रव में, उससे कम गैस में। ये क्रम याद रखना। जो ध्वनि होती है ट्रांसफर होती है सबसे ज्यादा ठोस में, उससे कम द्रव में, और उससे कम गैस में। अब द्रव के लिए क्या एक्सपेरिमेंट है? क्या द्रव में भी ध्वनि आगे बढ़ सकती है? तो एक पूरा बाल्टी में पानी भर लो, अब बाल्टी में ऐसे कान को पानी में डुबा लो, एक हाथ से उसमें घंटी अंदर लेकर जाओ और घंटी बजाओ, देखोगे वो सुनाई देगा। देखोगे कि वो क्या होगा? सुनाई देगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ध्वनि होती है वो किसके अंदर? द्रवों के अंदर भी गति करती है, द्रवों के अंदर भी उसका संचरण होता है। बोलो बात समझ में आई? एक बार देख लो इसको। अब बात करते हैं कि क्या ध्वनि निर्वात में भी गमन कर सकती है? क्या ध्वनि निर्वात, निर्वात मतलब जिसमें से हवा निकाल दिया गया, क्या उसमें भी मतलब गमन कर सकती है? तो इसका उत्तर है नहीं। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। जैसे उसका एग्जांपल एक ले लो। क्या करो, एक जग ले लो और जग के अंदर अपनी मोबाइल डाल दो, पानी नहीं केवल जग, और उसमें मोबाइल को डाल दो। बाहर से तुम उसमें उस नंबर पे फोन करो, देखो उसमें से जो रिंगटोन आएगा, जो तुम लोगों ने लगाया है उसका वाइब्रेशन बाहर तक आवाज आराम से आएगी। उसको तुम ढक दो किसी चीज से, तभी हल्की फुल्की आवाज आएगी। लेकिन अब वैक्यूम से
उसमें का हवा निकाल दो। वैक्यूम ट्यूब होता है, उससे खींच कर चाहें तो उसमें की हवा बाहर हम निकाल देंगे। एक ढक्कन लगाकर उसमें की हवा बाहर निकाल दो, और निकालने के बाद उसको मतलब पैक कर दो। उसके बाद आप फोन करते रहो, उसमें से आवाजें नहीं आएगी। आवाज तो उसमें उत्पन्न होगी, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। क्यों नहीं बढ़ पाएगी? क्योंकि माध्यम नहीं है। वहां हमने क्या कर दिया? निर्वात कर दिया। माध्यम ही नहीं है, तो जब माध्यम नहीं है तो क्या आवाज आगे बढ़ेगी? नहीं। यानी निर्वात में क्या ध्वनि आगे बढ़ती है? नहीं बढ़ती है। चीजें याद रहेंगी। ध्वनि, ध्वनि क्या है? एक प्रकार की, किससे उत्पन्न होती है? किसके कारण उत्पन्न होती है? कंपन के कारण उत्पन्न होती है। दोलन गति क्या होता है? जब कोई कण अपनी मध्यमान स्थिति के इधर उधर गति करता है तो उसकी इस प्रकार की गति को हम, और उसका एक तरफ से अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। एक तरफ अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? अगर आयाम बहुत छोटा हो जाए तो उसकी गति काल्पनिक गति। उसकी गति क्या कहलाएगी? काल्पनिक गति। जल तरंग क्या होता है? अगर कई गिलास लेकर उसमें कुछ ज्यादा कुछ अधिक ऐसे पानी भर दें और उसके बाद किसी डंडे से उस पर चोट पहुंचाएं, यानी उसे मारें, तो उसमें विभिन्न प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जल तरंगे कहते हैं। मनुष्य द्वारा ध्वनि का उत्पन्न होना, यानी मनुष्य द्वारा ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? उसके प्रखर या वॉइस बॉक्स कहते हैं, या बोलने का तार कह सकते हो, बोलने का तार, इससे उत्पन्न होता है। यानी मनुष्यों में बोलने वाला यंत्र कहां लगा होता है? उसके गर्दन में। कहां लगा होता है? गर्दन में। उसको क्या कहते हैं? बोलने का तार। पुरुषों में उसकी लंबाई कितनी होती है? 20 मिलीमीटर। सेंटीमीटर में कितना होता है? महिलाओं में उसकी लंबाई कितनी होती है? 15 मिलीमीटर। कितनी होती है? सेंटीमीटर में कितना होता है? ध्वनि आगे कैसे बढ़ती है? तरंगों के रूप में। कैसे बढ़ती है? उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? सबसे ज्यादा ध्वनि आगे किसमें बढ़ती है? ठोसों में। सबसे ज्यादा कम किसमें बढ़ती है? गैसों में बढ़ती है। क्या निर्वात में प्रकाश गमन ध्वनि गमन कर सकता है? नहीं। और ऐसे अगर देखें तो प्रकाश जो होता है, नहीं, ध्वनि जो होती है वह औसतन 330 मीटर पर सेकेंड के वेग से गमन करती है। भी याद रखना, 330 मीटर पर सेकेंड। और जो प्रकाश होता है यह ध्वनि की चाल है। किसकी चाल? ध्वनि की चाल। वायु में। किसमें? वायु में। और वायु में प्रकाश की चाल क्या होता है? प्रकाश की चाल जो होता है कितना? 3 गुणे 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कितना? 3 लाख किलोमीटर। तो किसकी चाल ज्यादा है? प्रकाश की चाल ज्यादा है कि ध्वनि की चाल? प्रकाश की चाल बहुत ज्यादा है और ध्वनि की चाल कम है। यानी अगर एक ही जगह से प्रकाश और ध्वनि दोनों निकल रहा हो तो कुछ दूर पर स्थित व्यक्ति को पहले प्रकाश दिखाई देगा कि पहले ध्वनि? पहले प्रकाश दिखाई देगा। यही कारण है कि अगर गर्मी के दिनों में तुम अगर छत पे सोए हो और कहीं बारात उरात आया होता है, कहीं बारात वगैरह आया होता है, तो तुम देखो अगर ऊपर पटाखा उटाखा छूटता है तो सबसे पहले तुमको क्या दिखाई देता है? प्रकाश दिखाई देता है, और कुछ देर बाद उसकी ध्वनि सुनाई देती है। क्या किया है तुम लोगों ने? तो जब इस तरह की कभी भी बारात उरात में पहले ध्वनि, पहले प्रकाश दिखाई दे और उसके बाद ध्वनि, तो अपने मन में कल्पना करना, सोच लेना। सर जी ने बताया था शादी विवाह में भी जाना तो यही सोचना कि वायु में ध्वनि की चाल बराबर 330 मीटर पर सेकेंड और प्रकाश की चाल बराबर 3 गुणे 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यानी प्रकाश की चाल ज्यादा होती है, इसलिए पटाखा पहले दिखाई दिया और ध्वनि बाद में आया। ऐसा कल्पना कर लेना। ये अब जाहिर सी बात है, कल्पना क्या, जब भी पटाखा छूटेगा तो ये चीजें तुमने ऑटोमेटिकली याद आ जाएगी। जैसे कह दिया जाना कि वहां मत जाना, वहां भूत है, तो आदमी जब भी वहां से गुजरेगा तो ऑटोमेटिकली याद आ जाता है कि यहाँ भूत था। हाँ, आज ही प्रैक्टिकल कर लेना शाम को।
बोलो ये चीजें समझ में आई? चलो रहने देते हैं आज इतना है, फिर अगले नेक्स्ट देखते हैं। गुड नाइट।